बहुत अच्छा डॉक्टर अरशद साहब गोल्ड मेडलिस्ट भी है और बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। और डॉक्टर साहब बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है डॉक्टर साहब का, एक अच्छा ब्रांड है स्किन में। तो डॉक्टर साहब के नॉलेज से आप लोग फ़ायदा उठाइए इंशाल्लाह। तो जस्ट डॉक्टर साहब जो अपनी बात शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह, फिर आपके सवाल के जवाब आप लोग इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के टॉपिक से पहले आई एम ऑडिबल ना? यस सर, यू आर ऑडिबल, यू आर ठीक है, ऑडिबल। ठीक है। टॉपिक से पहले मैं एक बेसिक चीजें समझाता हूँ कि एक डायग्नोसिस क्यों जरूरी होती है। एक छोटी सी जो है, छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं और डॉक्टर तलहा साहब जो थे, वो एक बार कैंपस में असेंबली हॉल के सामने काफी देर तक बात करते रहे। तो वहां पे दो चीजें जो है मैंने सीखा जिंदगी में, वो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि डायग्नोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो तलहा भाई से मैंने पूछा कि जब हम इल्म हासिल नहीं करते और मरीजों का इलाज करते हैं तो वो मामला क्या होता है, और जब हम इल्म हासिल करके मरीजों का इलाज करते हैं तो उसमें अल्लाह की तरफ से क्या मदद आती है। तो तलहा भाई ने कहा कि अल्लाह जो है मरीजों को दो तरीके से ठीक करता है। एक रहता है वो हकीम की हिकमत और उसके नॉलेज के बेसिस पे, वो दोनों पे रहम करता है। एक तो वो हकीम पे भी रहम कर देता है और साथ साथ जो है मरीज पे रहम करता है, इस तरह से शिफा का मामला हो जाता है। और दूसरा जो रहता है वो मरीज पे रहम कर देता है, और क्योंकि उसकी हकीम की डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होने के बाद जब वो सफर करता है तो अल्लाह उस पर रहम करके उसे ठीक कर देता है। इन दोनों मामलों में फर्क इतना है कि यहाँ पे अगर सही डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, यानी इल्म अगर नहीं है और इल्म हासिल करने की भी कोशिश नहीं की और इलाज किया, तो उस कंडीशन में मरीज ठीक भी हुआ तो उस पे अल्लाह तबारक तआला पकड़ रख सकते हैं। और अगर आपको इल्म है और अपने अपने इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल किया, सही डायग्नोसिस किए और ट्रीटमेंट किए, तो अल्लाह इसमें आपको 100% बेहतरीन अजर देता है। तीन दो दो ये दो तीन बातें जो थी जिसपे मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया, और इसी वजह से जो है ना सीखने की जो चाहत थी वो हमेशा से रही है। आज कोई लेक्चर लेने का कोई वो नहीं है, ये है डिस्कशन सेशन। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो है नॉलेज मुझसे शेयर करें और मैं अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस पर शेयर करूँ। तो किसी ने सुबह जो है का केस शेयर किया, तो मैं एक बहुत ब्रीफ में प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो आमतौर पे आई एम ऑडिबल डॉक्टर साहब, उजैर साहब, आवाज आ रही मेरी सबको? हाँ सर, आ रही है जी। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। जी तो सर, आ रही आमतौर है। पे जब अल्सर आप देखते हैं ना, तो अल्सर की दो किस्में आप एक मतलब एक बड़े उसमें ना आप डिफरेंशिएट कर लो कि अल्सर के दो टाइप्स होते हैं। एक जो रहता है अल्सर जो रहता है वो फीलिंग इफेक्ट रखता है, मतलब आमतौर पे स्वेलिंग आती है और जख्म बन जाता है। एक रहता है ड्राई रहती है स्किन, स्वेलिंग नहीं रहती, उसके बाद भी वो जख्म भरता नहीं। तो पहले तो ये दो डिफरेंशिएशन आप जरूर कर लें। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी क्या काम करता है वो बताता हूँ। ये आमतौर पे हम समझते हैं कि सिर्फ ब्लड वेसल्स का ही इसमें रोल है। तीन चीजें रहती हैं वहां पे। एक रहता है ब्लड वेसल्स, दूसरे रहते हैं लिम्फेटिक्स, और तीसरे रहते हैं न्यूरोलॉजिक नर्व्स। तो हम जब इलाज मतलब डायग्नोस करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको तो ये देखना चाहिए कि आमतौर पे ये फीलिंग वाले हैं नहीं है, स्वेलिंग है क्या। अगर स्वेलिंग है तो उसका पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्वेलिंग है तो तीन चार कॉज में आपको बेसिक समझा दूं। एक तो लोकल कॉज रहता है जहां पे लिम्फेटिक ब्लॉकेज रहता है। हम में से मैक्सिमम डॉक्टर्स लिम्फेटिक्स को इग्नोर करते हैं। आमतौर पे बहुत सारे अल्सर जो रहते हैं वो लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, ना कि वेरिकोसिटीज की वजह से होते हैं। वेरिकोसिटीज लेटर लाइफ उसमें जो है ना वो एक रोल प्ले करते हैं जरूर। तो फीलिंग इफेक्ट है क्या वो देख लें, तो लिम्फेटिक्स देखें। उसके बाद आती है नंबर किडनीज का, किडनीज का कुछ इशू है तो वो देख लें। फिर लीवर का इशू है तो वो देखें, और साथ में फिर आमतौर पे हार्ट का इशू। तो अब ये डिफरेंशिएटिंग जो है पॉइंट्स आपको बताए। तो अब ना लोकल उस पे आ जाते हैं कि जब भी फीलिंग इफेक्ट रहता है, मतलब स्वेलिंग बहुत रहती है और हीलिंग नहीं होती, तो उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि आमतौर पे लिम्फेटिक्स रहते हैं।
लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, जो भी रेसिड्यूज है वो वहां से ड्रेन करते हैं, सीरम प्लाज्मा ड्रेन करते हैं। आमतौर पे जब ये ब्लॉकेज होता है तो रिवर्स जो है प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स पे, और वो वेरिकोसिटीज को भी हेल्प करते हैं और वो सर्कुलेशन को रिड्यूस करते हैं। और तो इसीलिए जो पेनफुल अल्सर्स रहते हैं, कुछ पेशेंट को पेनफुल अल्सर्स आपने देखा रहेगा, तो आप बता सकते हैं पेनफुल अल्सर्स क्यों रहते हैं, कोई बताए मुझे। कुछ पेनफुल रहते हैं, कुछ पेनफुल नहीं रहते, तो क्या कारण है आप बताएं। एनीवन? ड्यू टू नर्व कंप्रेशन। नहीं, नर्व अल्सर्स के अंदर जख्म, जब जख्म होता है तो एक अल्सर रहता है जो मतलब पेन नहीं करता और एक बहुत पेनफुल रहता है। नर्व एंडिंग ओपन रहती है, अच्छा उसमें ठीक पेन है, ज्यादा नर्व रहता है। एंडिंग ओपन रहती है, ठीक है, तो बस दोनों अल्सर्स में ओपन रहती है। चलो इसको बेसिक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। पेनफुल डेफिनेटली जो है ना नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है सिग्नल के लिए, लेकिन बेसिक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाती है, जब भी ब्लड स्टेग्नेशन में आता है, स्लो डाउन हो जाए या रुक जाए, कंप्लीट तो नहीं रुकता, पर जब जब भी जो है ना ब्लड रुकता है तो वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो है ना रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन नहीं है, और वो कंडीशन में वहां पे टिश्यूज का जो है मेटाबॉलिज्म शुरू रहता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड हाईली इरिटेंट है, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। तो इसीलिए एक तो ये हो गया, क्योंकि नर्व एंडिंग दोनों कंडीशन में रहते हैं और दोनों सिग्नल कन्वे करते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये समझ लीजिए। दूसरा सेंसेशन डेफिनेटली जो आप बताए कि आप नर्व एंडिंग एंडिंग जो रहते हैं वो ठीक है, तो वहां पे सेंसिटिविटी रहे और नहीं रहे दोनों हो सकता है, लेकिन पेनफुल मैक्सिमम कंडीशन में रहता है, आमतौर पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब करना क्या रहता है इन केसेस में, अच्छा ये हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज का सिस्टम बता दिया मैंने। दूसरा रहता है ड्राई जो रहते हैं, मतलब सूखा हुआ है, मतलब बाकी पैर तो ठीक ठाक है लेकिन स्वेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अल्सर हील नहीं होते, वहां पे सर्कुलेटरी इश्यूज सबसे ज्यादा रहते हैं, सर्कुलेशन वहां पे कम रहता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन कम रहने की वजह से वहां पे नरिशमेंट पूरा नहीं होता और उसकी वजह से भी ये मामला ज्यादा खराब हो जाता है। अब दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आमतौर पे जब भी स्वेलिंग रहती है, अच्छा इस यहाँ तक अभी किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, बेसिक। एनीवन? ठीक है, तो आमतौर पे जब ट्रीटमेंट का पार्ट आता है तो हम ये कंसिडरेशन नहीं करते हुए डायरेक्ट यूनानी पे लोगों को शिफ्ट करते हैं। आप कुछ भी शुरू, मतलब आप जख्म भरने का ट्रीटमेंट आप पूछो तो जख्म भरना शुरू कर देते हैं तुरंत। याद रखिएगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है वहां का जो ड्रेन सिस्टम है उसको बेस्ट कर देना। जब तक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक चीजें सड़ेंगी, चीजें सूखेंगी। जब फीलिंग इफेक्ट रहता है तो चीजें सड़ती हैं, और जब सूखा मामला रहता है तो उस कंडीशन में हीलिंग नहीं होती और चीजें सूख जाती हैं। ठीक है, तो ये वजह दो अगर आप कंसीडर करते हो तो फिर ट्रीटमेंट आपका बेस्ट हो जाता है। सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम अगर आप करें तो उसका लोड कम करें, अगर स्वेलिंग की कंडीशन में है वहां पे लेसिक्स आप यूज कर सकते हो, अगर ऑलरेडी दूसरे ब्रांड पे है तो भी वो कंटिन्यू करा सकते हो। दूसरा जो वो है उसके साथ में आप एंटीबायोटिक्स ऐड करो, उसको आप ऐड कर सकते हैं आमतौर पे जितने भी एंजाइम्स हैं उसको स्वेलिंग कम करने के लिए। उसके डाइट पे आप ध्यान दे सकते हैं, डाइट में आपको गरम मसाले की सब्जियां, नॉनवेज, अचार पापड़, चटनी सांभर, चाय कॉफी, चिकन मटन अंडा मच्छी, ड्राई फ्रूट्स, ये पूरी तरह से बंद करा देते हैं ताकि जो है ना उसका सिस्टम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। एंटीबायोटिक एक बार इन्फेक्शन वगैरह आप क्लियर कर लेते हो, अब आती है वुंड हीलिंग की बात। तो याद रखिएगा कि जब भी वुंड हीलिंग शुरू होती है तो वुंड हीलिंग के लिए जरूरी है दो चीजें, एक तो सप्लाई, एक तो ड्रेनेज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सप्लाई अच्छी नहीं हुई या ड्रेनेज अच्छा नहीं हुआ तो दोनों कंडीशन में इसके नहीं होते। यहाँ पे रोल प्ले करता है कपिंग। मैक्सिमम कंडीशन में ड्राई कपिंग मैं एडवाइस करता हूँ। एक तो ड्राई कपिंग आती है, आपने एक चीज और देखा रहेगा
कि अभी जो है ना चाइनीज लोगों ने एक जो है ना कॉम्प्रेसिव थेरेपी वो किया, जो कि जो पार्ट जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें स्वेलिंग है, मेनली लेग्स नॉन हीलिंग, उसमें वो दो चीजें करते हैं। एक तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर का एक भी यूज करते हैं। दूसरा कॉम्प्रेस, एक मशीन है, मशीन से सिर्फ कॉम्प्रेस करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉम्प्रेस रिलैक्स करते हैं। तो ये तो अभी है, लेकिन पहले से मैं क्या करता था, आमतौर पे लोगों को रस्सी बांधने की सलाह देता था। मतलब क्या करना है, या तो रस्सी बांधे या क्रैप बैंडेज, वो नीचे की तरफ से जो है ना बांधना शुरू करें, हल्का सा टाइट बांधे, ऊपर की तरफ ले जाएं, जिससे उसका ड्रेन सिस्टम थोड़ा सा क्लीन होना शुरू हो जाए। तो आप जब इसको ड्रेन करते हो और वो बांधने के बाद 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स भी आप रख सकते हो, जैसी सिचुएशन रहे वैसा आप काम करें। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, इन्फेक्शन के बाद ही ये सब काम करें, अदरवाइज सेप्टिक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज में ये सब करवा सकते हैं। यहाँ पे यूनानी का बहुत बड़ा रोल है, और मैंने शायद रिसेंटली एक शेयर भी किया था, वेरिकोज वेन्स का वो केस था। फिर भी चलो, उसमें भी हमने यही चीज यूज किया था। और ब्लड प्यूरिफायर्स यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, पर ब्लड प्यूरिफायर्स ही काम करते हैं ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ आपको जो है ना फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट को कराना बहुत जरूरी रहता है। एक तो ये बता दिया कि आप जो है रस्सी या क्रैप बैंडेज टाइट बांध के सुबह शाम 2 टाइम उस पेशेंट को कहें कि वो करे। दूसरा जो है ना, पैरों पे, पंजों पे खड़े होके आप इनको बोलना है कि आप पंपिंग करो, ताकि काफ मसल्स जो है उसके एक्टिव हो जाएं। जिन पेशेंट के या जिन लोगों के काफ मसल्स एक्टिव रहते हैं, उनको अल्सर या न्यूरोपैथी ये सब बहुत कम होते हैं। तो हमेशा याद रखना, हर पेशेंट जिसका न्यूरोपैथी का इशू हो, जिसको अल्सर्स का इशू हो, वेरिकोज वेन्स है, कब ये जो पंपिंग जरूर करवाएं। विदाउट पंपिंग आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आमतौर पे सुस्ती की बीमारी तो ये है, काफ मसल्स ने पंप प्रॉपर नहीं किया, मसल्स रिलैक्स हुए, लूज हो गए, ब्लड वेसल्स के मसल लूज हो गए, और इसी वजह से ब्लड वेसल्स के जो रिटर्न है, मतलब वेन्स का जो रिटर्न वॉल्स हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो जब आप पंपिंग कराते हैं और ब्लड प्यूरिफायर यूज करते हैं, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको 1.5 से 2 महीने में दिखने मिल जाता है। तो याद रखिए, पंपिंग जरूर करवाएं, क्योंकि बगैर पंपिंग के, बगैर जो है इस तरह के उसमें ये आप बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकते। अब रोल आता है कपिंग का। कपिंग थेरेपी यहाँ पे बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर अल्सर, जैसा कि वो फोटो में है, अल्सर यहाँ पे है, उसके पैर के ऊपर इस साइड है या किसी भी साइड है, उसके आसपास के टिश्यू को लूज करें, उसके आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करें। तो वो लीच वही काम करता है, लीच जब सक्शन करता है तो आसपास के ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है। सेम कपिंग को आप उसको उससे ब्रॉडर वे में यूज कर सकते हैं। तो लीच थेरेपी बहुत पहले, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले किया करता था, लेकिन उसके बाद से जब कप्स आने लगे तो कप लगाना शुरू किया। तो आमतौर पे तलुओं पे जरूर कप लगाएं। लोग आमतौर पे यहाँ वहाँ लगा देते हैं, तो वहां पे लगाएं आप, लेकिन तलवों में 2 कप्स आप जरूर लगाएं। साथ में छोटे छोटे कप्स इसके आसपास लगा दें। बाकी वो हो जाए, उसके बाद काफ मसल्स पे कप लगाएं, काफ मसल्स को लूज करें। अब आई दवाओं की बार। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं कन्वे करने में ईमानदारी मैंने किया हुआ है। तो आप बता सकते, इसमें कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे बताएं, तो फिर मैं ट्रीटमेंट में आ जाता हूँ। सर, ये कपिंग जो है ये ड्राई करना है कि उसको कट्स लगाना है? नहीं, हमेशा ड्राई कपिंग्स में प्रेफर करता हूँ। कट्स का जो मामला है वो जहाँ भी यहाँ पे जब वेरिकोसिटीज जब रहती है, जब तक इन्फेक्टेड जोन में है तो नहीं, अल्सरेशन जोन में है तो बिल्कुल भी आप ये सब नहीं करें। ठीक है, आप ड्राई कपिंग को प्रेफरेबल रखो, क्योंकि उसमें एक तो आपका जो है ना, ड्राई कपिंग में मल्टीपल जगह आपको लगाने आता है, सेप्टिक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हमारा मकसद क्या है कि हम वो जो चैनल्स हैं उसको ओपन कर दें। कहा ना कि सप्लाई और उसका ड्रेनेज, ये 2 चीज अगर अच्छे कर दो। किसी भी खेत का, एक सिंपल बताता हूँ कि स्किन एक खेत की तरह है। अगर उसका बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाए वो सड़ जाएगी, बहुत कम पानी दिया वो सूख जाएगी, तड़क जाएगी। और तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान दें तो वो हीलिंग आराम से जाती है।
रिसेंटली ना हमारे पास जफीर भाई बोल के यहाँ के मोमिनपुरा के पेशेंट थे, बहुत पुराने पेशेंट है हमारे। तो उनके दो फिंगर जो थे, एक तो थंब छोड़ के दो फिंगर्स थे, दो फिंगर्स पूरी तरह से ब्लैक हो गए थे। डायबिटिक पेशेंट थे और उनको एम्पुटेशन, मतलब बोला था कि एम्पुटेशन के बगैर ये होने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि भाई पहचान क्या है, अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो ब्लेम कर देगा। तो इसके बाद भी जब वो हर जगह जाके आए और सबने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट हमने कहा कि भाई कुछ भी करो, ये हमारी उंगलियां बचा लो। तो हमने कहा कुछ कोशिश करेंगे, कुछ जबान नहीं देते, लेकिन हमने वहां पे यही चीजें यूज किया। और उनके सिर्फ एक पोर्ट जो है, एक फिंगर का फर्स्ट जो है वो वही खराब हुआ, बाकी सब माशाल्लाह बन गए। किसी दिन आए तो मैं उनको फोटो जरूर भेजूंगा आपको देखने के लिए। तो माशाल्लाह अभी ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाकई को हो गया साल भर। तो बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह, वो आते रहते हैं हमारे पास। तो मोमिनपुरा से, और वो शुगर के काफी पुराने मरीज हैं। और उनके बाद भी, उनके बाद दो जख्म हुए थे, वो भी माशाल्लाह वैसे ही क्लियर हो गए। तो कपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसका ड्रेन सिस्टम आप हमेशा अच्छा करो, उसको पंपिंग कराओ। एक्सरसाइज, पंपिंग एक्सरसाइज बहुत ही बड़ी चीज है इस ट्रीटमेंट में। मतलब मैं समझता हूँ 70% पेशेंट इससे ठीक होने वाला है, और 30% आपको बाकी चीजें करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है, ये आपको क्या बोलते हैं अपना, चाय मलाई मार के बताता हूँ मैं आपको। एक मशीन आती है फिजियोथेरेपी की, और वो जो है ना, अगर आप चाहें तो उसको यूज करें, बहुत ही काम की चीज है। आपको खर्च होता है 1000 रुपए, पेशेंट से पर सेशन आप 200-300 ले सकते हैं। और वो इतनी इफेक्टिव है माशाल्लाह कि बहुत ज्यादा स्किन हीलिंग में, अल्सर की हीलिंग में मदद मिलती है। तो किसी दिन मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आप परचेज करके रख सकते हो, और बहुत इफेक्टिव है वो। तो इस तरह से जो है आप ट्रीटमेंट करें। अब आती है शुगर के पेशेंट, जब अगर आपके हैं, शुगर 200 के अंदर लाइए, पहली चीज। उसमें शुगर कम करने के लिए ना मैं आपको थोड़ी सी डाइट चीजें समझा देता हूँ। मैं शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं उसको, उसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा समझता हूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मेरी थोड़ी सी नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। आमतौर पे शुगर के मरीज का शुगर कम नहीं होता, तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आमतौर पे आजकल ना बड़े सीड्स का चल रहा है, चिया सीड और बहुत सारे सीड्स जो चल रहे हैं ना, वो बड़े इफेक्टिव है सच में। आपको बादाम रात में भिगाना रहता है, भिगा के सुबह उसे खाली पेट काली चाय या कॉफी के साथ पिलाना शुरू कर देना चाहिए आपको। तो वो, उससे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शुगर कंट्रोल में आती है। साथ साथ मसान भाई के जो वो है डाइट पैटर्न, वो बहुत इफेक्टिव हैं। मसल मैंने एक चीज कहा था कि उनको गोश्त खिलाओ, सही है वो। तो गोश्त खिलाओ, लेकिन मसाले वाला गोश्त नहीं खिला सकते, याद रखिए। तो बड़ा इफेक्टिव है वो। साथ साथ जो है, अब शुगर अगर कंट्रोल है तो अब दवाएं क्या दे सकते हैं। तो दवाओं में आमतौर पे उसको मुसफ़ियात आप दें जरूर। साथ मुसफ़ियात के साथ साथ जो है, मुसफ़ियात सिंपल मुसफ़ियात आप चालू करें, और मुसफ़ियात फर्स्ट 15 डेज खिलाएं। उसमें हब्बे मुस्तफ़िकून आपको इसको दे सकते हैं। हब्बे मुकिल पेट साफ करने के लिए जो है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा और पेट भी साफ करेगा। और इस तरह से कुर्से अस्पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है वो ये सब चीज़ों से हट के इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो फिर उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आप मुसफ़ियात पहले 15 डेज मुसफ़ियात पे रखें, इम्प्रूवमेंट देखें। उसके साथ में सेकेंड 15 दिन में आप उसे मुसील ऐड करें, माइल्ड मुसील जरूर दें, तो उससे वो आपको काफी बेहतर रिलीफ होता है। फिर मुसफ़ियात दें, फिर मुसील पे डालें। तो इस तरह से जो है 15-15 दिन का जो है थोड़ा सिस्टम जब आप रखोगे, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे तरह आते हैं। अब होता क्या प्रॉब्लम, शुगर रहने की वजह से माजून जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गोलियां जो भी है मार्केट में और अवेलेबल होंगी ब्लड प्यूरिफायर्स के उस पे, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ड्रेसिंग के लिए, अब आई बात ड्रेसिंग के लिए। तो ड्रेसिंग के लिए आमतौर पे चूने का पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब इन्फेक्शन जब तक हो तब तक आप क्रीम्स यूज कर लो, पर अगर इन्फेक्शन अच्छा हो जाए, तो इन्फेक्शन अगर कंडीशन जो है इन्फेक्शन की नहीं है, बाकी सिर्फ हील करना है, तो चूने का पानी आप उसे वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो, 1-2 बार 3 बार जब भी। और उसे लगाने के लिए आमतौर पे देसी घी और शहद का आप बना सकते हो।
पपाया ड्रेसिंग में भाई मैंने किया नहीं है, इसलिए नहीं मालूम मुझे। तो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसीलिए तो बैठे हम। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो भी खुल के आप बात करें यहाँ पे। जी वसंत भाई। अर्शद भाई, डॉक्टर एहसान फारूकी साहब जी जी। हैदराबाद के हैं। पपाया ड्रेसिंग में वो वर्ल्ड रिनोन्ड है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पता नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं किया पपाया ड्रेसिंग, क्योंकि नहीं, मैंने भी जब नहीं भी किया हुआ। पपाया ड्रेसिंग करने को जाता पपाया का सीजन खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक। वो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने हाँ हाँ, हम ना क्रीम बनाते हैं। उसके ड्रेसिंग के लिए स्पेशल क्रीम लगाते हैं। मैं आपको ना उसका रिजल्ट कल परसों में एक पेशेंट आएंगे, दिखाता हूँ मैं। मतलब मैं वो ना यहाँ से यहाँ तक पूरी सीवियर बर्न में, 2nd डिग्री बर्न था। यहाँ तक कि सभी लोकल डॉक्टर्स ने उसको बोला मैं नहीं लेंगे, हॉस्पिटल भेज रहे थे, किसी पेशेंट ने हमको रेफर किया। और वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 15 दिन हुए। 15 दिन के बाद का दिखना, आज ऑलमोस्ट पूरे हील हो गए सब। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा एक जख्म है, लास्ट आज पट्टी किया हुआ है इंशाल्लाह। आएंगे तो मैं फोटो भेजता हूँ। तो हम वो क्रीम्स बनाते हैं खुद के लिए अभी तो वो उससे हीलिंग बहुत अच्छी होती है। आपको मार्केट के प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉस्टली प्रोडक्ट, ये ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा मैं एक चीज यहाँ बोल दूं शबाना, मैं 2 मिनट माफी चाहता हूँ, मैं आपको आंसर करूंगा। आमतौर पे बर्न, अब यहाँ पे आई बर्न की बात, तो थोड़ी एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बर्न का केस आपके पास आए, कभी भी उसके छालों को फोड़ के उसकी चमड़ी निकालने की कोशिश ना करें। याद रखिएगा, अगर बहुत बड़े छाले हैं, हल्का सा ड्रेन करके आप वहीं पे उस स्किन को प्रेस करके पट्टी कर दें। और पट्टी में हमेशा ऑयली पट्टी करना, कभी भी ड्राई पट्टी नहीं करना, कभी भी मार्केट के प्रोडक्ट पे सिर्फ भरोसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पेशेंट पे जुल्म कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप चिपकाओगे पट्टी, दूसरे तीसरे दिन जब वो आएगा आप उसे निकालोगे, उसकी जान निकल जाएगी उसमें। और अपनी स्किन कितनी भी जल जाए, कितना भी खराब हो जाए, अगर आप उस स्किन को प्रेस करके रखते हो तो वो नेचुरल ड्रेसिंग के जैसा काम करता है। और 7 to 10 डेज में वो खुद से पील होके निकल जाता है। पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस 90% रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैं कभी भी पूरे लाइफ जो है, कभी भी उसके स्केलिंग करके कभी भी मैंने ड्रेसिंग नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 फायदे, एक तो उसको 2nd विजिट से अल्हम्दुलिल्लाह पेन वेन सब खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको पोस्ट बर्न स्कार के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये मेरी सलाह है। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे सबको। शबाना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शबाना आपने हाथ उठाया है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं पूछें। हाँ जी रियाज भाई बोलिए। सर आपने बताए थे कि मतलब इसमें अपने को पहले 15 दिन हब्बे मुसफ़्फ़े खून देना है, फिर हब्बे हब्बे मुकील देना है, हाँ हब्बे फिर कुर्से मुसफ़्फ़ी देना है। खून दे सकते हैं, और मुसफ़ियात भी आप इसके ऐड कर सकते हैं। कभी भी तो सिंगल सर मुसफ़्फ़ी कुछ इतना काम नहीं करता, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्योंकि हमारे यहाँ डोसेज का इशू है, प्लस हर पाउडर में आपको इक्वल मेडिसिन मिल जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा 2 मुसफ़्फ़ियात ऐड किया करें साथ में। आप जो है ना, मतलब अगर पेशेंट को ना, मैं मतलब रेजिम बताता हूँ थोड़ा सा। मैं पहले जब बहुत पहले किया करता था ये रेजिम, तो आमतौर पे कुर्से अलकली खाने से पहले दिया करता था, सुबह शाम 2 हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, फूड से असफर, वाइस वर्सा। अगर नॉर्मल केस से शुगर नहीं है तब तो फिर बड़ा ओपन हैंड है, फिर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते थे। ठीक है। क्या बोलते हैं अपना, ये क्या, माजुन मुंडी वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता था, शात्रा इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, माजुन इतनी फल छात्रा। तो ये सब बहुत सारी चीजें बाद में किया है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड हो गया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से हम जरा और रिलैक्स हो गए, बहुत प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती अभी। तो आप जो है ना, ये कर लिया आपने, अल्कली मुसफ़ियात ऐड कर लीजिए, 2 मुसफ़ियात ऐड करिएगा, 15 दिन दे दीजिए जी, उसको। ठीक है, 15 डेज के बाद इन्हीं मुसफ़ियात और अल्कली के साथ में आप मुसील सिर्फ ऐड कर दो। मुस्लिम में क्या देना है मुसील सर? और फिर मुसील में आप हब्बे मुकील दे सकते हैं, हब्बे क्या बोलते हैं अपना, कुर्से मुलैन दे सकते हैं आप, कुर्से मुलैन दे सकते हैं। बाकी ये इसका पाउडर रहता है,
क्या बोलते हैं वो पाउडर का नाम मैं भूल गया। किशनीजी से नहीं, पेट साफ करने के लिए जो है ना, किशनीजी सनाई सनामकी ये ट्रिपल सनाई। नहीं, वो पाउडर एक जो मतलब अब्बे दवाओं अब्बे में डाले तिलका जाते हैं। अब्बे सब तिलका मक्खी, इसबगोल। सना मक्खी दे सकते हैं माइल्ड क्वांटिटी में। जो भी पाउडर जिसमें सना मक्खी ऐड है उसको गर्म पानी से दें। याद रखिएगा, कभी भी मुस्हिल जो है ना गर्म पानी से ही देना चाहिए। और पेशेंट को एडवाइस करना कि अगर पेट नहीं साफ हुआ तो दिन भर गर्म पानी पीते रहे। प्लस अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है तो उसको मैं एक चीज बताता हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। उसको रात में जो है अंजीर भी भिगा के रखने बोलिए। सुबह अंजीर और 2 केले या 1 पेरू कंपलसरी खिलाना शुरू कर दें। और बहुत सारा पानी पिलाएं। उसको बोले सुबह सुबह केले या पेरू खा, तो वो भी उससे कॉन्स्टिपेशन को बहुत रिलीफ करता है। हाँ जी, बोले। सर ये ऑयल छूने ड्रेसिंग की। जो हाँ। सर ऑयल ड्रेसिंग का भी आपने जो बोले तो उसका जी, एक जी। प्रोसीजर बताइए ना। ऑयल ड्रेसिंग का मतलब यह होता है कि जो भी क्रीम्स आपको मिलते हैं जो ऑयली और ऑयल बेस में रहते हैं, ठीक है, वो आप जो है हम खुद बनाते हैं। तो उसमें हम आमतौर पे 2 चीजें, कभी कभी 2 बेस यूज होते हैं। या तो वैसलीन का बेस यूज होता है या तो निविया का बेस यूज होता है। तो वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन में पेशेंट है। वैसलीन शुरू शुरू में बहुत बार पेशेंट को इरिटेशन भी कर सकती है, वो देखें। कभी कभी घी इस्तेमाल किया जाता है। तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से बेस वहीं पे मिक्स करते हैं और वो इसके हिसाब से लगा देते हैं। तो आप जो है ना वो लगा सकते हैं। तो वो ऑयल बेस रहे तो वो, और नहीं हुआ तो वो क्रीम्स आप इन बेस में मिला के लगा सकते हैं। ठीक है। सर ड्राई कपिंग कितने फ्रिक्वेंटली करना है? 15 डेज में एक बार ही सिर्फ करें, उसको मल्टीपल टाइम इरिटेट नहीं करना चाहिए आमतौर पे। 15 डेज में एक सफिशिएंट है। और कपिंग के बाद मैंने कहा ना मशीन लगाओ, कप करो और मशीन लगाओ। वो मशीन शॉक देती है, फिजियोथेरेपी की मशीन है। और वो मसल्स को अच्छा जो है ना मसाज देती है। मतलब ये है कि उसके नर्व्स को स्टिमुलेट करने की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे भी जो है ना वॉश आउट होता है, मेनली ब्लड वेसल्स वॉश आउट होते हैं। बाकी नर्व्स एंडिंग जो है ना काफी अच्छा काम करती है। इनके जफीर भाई के केस में हमने वो मशीन उनको खरीदने लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैरों में जो सेंसेशन ही गायब हो गया था वो सब रिटर्न आया। गए हमको टाइम लगा, 3 से 4 महीने गए उसको, पर उसके सेंसेशन भी और बोले। मुझे आवाज नहीं आ रही है। सर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मशीन में मशीन? आपको मशीन में उसमें डाल दूं, आपको ना शेयर कर नहीं दूंगा उसका नाम क्या है सर? व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन? नहीं, फिजियोथेरेपी का मशीन है। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप परचेज कर सकते हो अमेजोन वगैरह पे। 900 के आसपास मिल जाती है। ओके ओके सर। हाँ, काफी अच्छी मशीन है। बैक पेन्स वगैरह को भी बहुत क्लास काम करती है। यानी एक्चुअल में वर्थ इट रहता है। आपको पैसे भी वसूल हो जाते हैं, प्लस आपका काम भी, पेशेंट का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है उससे। सर एक क्वेश्चन है हाँ ये जी। जो आपने ट्रीटमेंट बोले हैं हम्म। तो अगर वेरिकोज वेन्स नॉन अल्सरेटेड है ओनली जी। हम देख रहे हैं तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा? हाँ जी, सेम ट्रीटमेंट है। आपको कुछ अलग वो नहीं है, क्योंकि यूनानी में मुसफ़ियात, मुसेल और मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूँ कि जब भी आप जो है ना मुसफ़ियात देते हैं तो उसका डाइजेशन इंप्रूव कराएं। मुसफ़ियात दें, लिवर टॉनिक्स भी ऐड करें वक्तन फवक्तन, क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी में लिवर को जो भूल गया उसने सब भूल गया। ठीक है। सर इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके हायर एंटीबायोटिक पर रखना है या फिर ओरल फॉर्म में देना है? अगर पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में है तो वो कंडीशन में उसे हायर एंटीबायोटिक पे रख के आप देखें, लेकिन उसको ना लेसिक्स जरूर दें। ऑलरेडी वो ड्राई है लेकिन उसको लेसिक्स दें। उससे वो पानी जब जब डिहाइड्रेट होगा ना तो ज्यादा पानी पिएगा। और पंपिंग चालू करा के देखें। बाकी कुछ नहीं, जी जी। इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा। एडमिट कराने की जरूरत शायद ना आए, तो उतना करके देखें। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करें। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग हमेशा जो है ना अपने मॉडर्न मेडिसिन के क्रीम्स में आप सिंपल क्रीम्स यूज कर क्या करें। कभी भी बहुत जी भारी जी।
उसको यूज नहीं किया, सोफ्रामाइसिन से आगे बढ़े नहीं। नियोमाइसिन भी काफी महंगी आती है, 150-200 रुपए, इसलिए उसको भी छोड़ दिया आज से। 90% केसेस में हम अक्सर ना ड्राई ड्रेसिंग कर देते हैं पेशेंट की। अगर पेशेंट जो है ऊजिंग वगैरह ज्यादा नहीं, तो ड्राई ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि हम बहुत क्रीम नहीं लगाते, बल्कि वो बेस क्रीम हम लगाते हैं जो बनाते हैं, वो लगा के पतली सी लेयर लगा के ऊपर उसे कवर कर देते हैं। सिर्फ चिपकना नहीं, याद रखिए जितना वुंड गीला रहेगा उतना वो नॉन हीलिंग बनेगा, यानी उसका सिक्रेशन जितना कम रखेंगे उसकी हीलिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। जी, और कुछ? एक चीज ऐड करूंगा अर्शद भाई, आप जी बस। विथ योर परमिशन। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ड्रेसिंग के लिए एक ऑइंटमेंट है जो मॉडर्न इसमें मिलता है मेडिकल स्टोर में, बहुत इफेक्टिव है वो, लेकिन उसका ऑइंटमेंट का शायद बड़ा कुछ आता नहीं है, मुझको आइडिया नहीं है, लेकिन वो क्लोरामफेनिकोल एप्लिक कैप आती है आंख में डालने की, हाँ हाँ, तो उसको कट करके आप ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है वो, बहुत अच्छा बिल्कुल। एंटीबायोटिक। और वो ऑयली भी रहता है, मतलब वो हाँ। ऑयली रहता है, ये बात सच है, ऑयली रहता है। और वो बचपन में जो है ना, बचपन में तालाब में खेल के आते थे तो आंखें आ जाती थी, आईज में कंजंक्टिवाइटिस होते थे, तो वहां से वो लेके लोकल दुकान से लगा लिया करते थे और बड़े जल्दी ठीक हो जाते थे, एक खुराक में भी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? कोई चीज ना समझी हो तो आप मुझे जरूर बोलें, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, शायद उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें रह जाएं। और कोई प्लान नहीं, ये प्लान लेक्चर नहीं है, वो तो एक केस देखे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा वक्त भी है, तो उसकी वजह से भी मैंने कहा चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो अब जो है मैं बाकी लोगों से कहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस सर वुंड हीलिंग के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या यूज करें? वुंड हीलिंग के लिए आमतौर पे सबसे पहले उसको खाना बंद करा देना है। ऑलमोस्ट उसको खाना जितना हो सके, मैं कहता हूँ 30-40% डाइट पे लेके आए, तो सबसे कम, बहुत कम खिलाएं उसको। उसको बोले सिंपल चीजें, सिर्फ दाल चावल चपाती भाकरी और पत्ता सब्जियां 2-3 जो है, सिर्फ पालक कद्दू गाजर की सब्जी, ये दे सकते हैं। अगर वो ना खाना चाहे तो भी बंद करिए, उसको दूध, फ्रूट जूसेस वगैरह पिला सकते हैं। जितना बॉडी पे लोड कम करेंगे उतना हीलिंग अच्छी होती है। हल्दी का पाउडर छिड़कने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हल्दी का पाउडर सर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंबा हल्दी, मतलब जो आपकी, क्योंकि प्रिजर्वेटिव की वजह से बहुत रिएक्ट करता है बहुत बार, तो वो प्लस उसका जो है ना थोड़ा सा डिस्कलरेशन की वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकली शायद यूज नहीं होता। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, ड्रेसिंग के लिए जो है ना, जब जहाँ पे जो भी अल्सर बहुत गीला है, कंटिन्यू ऊजिंग हो रही है, तो सुपारी जो है, बारीक बारीक सुपारी लेना है आपको पान वाले से, उसको अच्छे से जो है ना सुखा ले, फिर गरम, और उसे जितना हो सके पाउडर बारीक कर लें, बस उससे पट्टी करना शुरू कर दें, तो वो भी आपको बहुत अच्छा है। आप जो है ना हमारे जो भस्म है, क्या बोलते हैं अपना, कुश्ता जात, वो कुश्ता जात को भी आप ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। तो कुश्ता हीलिंग में बहुत मदद करते हैं लोकली भी। तो पाउडर ऑलरेडी है, गोलियां हैं, उसे पाउडर करें और उसको जो है ना कॉशियसली अपने एक्सपीरियंस से वो लगाएं। लेकिन मैंने कुश्ता जात भी बहुत है ड्रेसिंग के लिए, पाउडर करके डायरेक्टली, क्योंकि वो भस्म रहते हैं और स्टेराइल रहते हैं मैक्सिमम कंडीशन में, क्योंकि वो बहुत हाई हीट पे तैयार होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन करना चाहते तो करें, ये तो फिर मस्तान भाई टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शॉर्ट में रहा, पर मैं चाह रहा था कि ये जो है ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है बहुत लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं रिफर करके, और हमको बहुत मतलब कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोगों को कई ऐसे लोग हैं कि वो बड़ा वियर ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं और बड़ी कंडीशन खराब कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है ना इल्म के लिए जो जो अब ये 49 अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा हुए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और ये बताता है कि कितनी जो है ना सीखने की चाह है। तो ये है बहुत शुक्रिया। टोटल
अरशद भाई ये टोटल 49 प्लस 8। मसन भाई आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज मेरी? ये बंद हुआ क्या मेरा? एवरीबडी कैन हियर मी? यस सर। यस सर। 49 प्लस 8 56 लोग हैं, 57 लोग हैं इसमें अरशद भाई। मुझे ना मसन भाई आवाज चली गई मेरे फोन की। और आप लोगों को अरशद भाई के पास जो है आप स्किन के केसेस आप रिफर कर सकते हो, और कैंसर के पेशेंट हमारे पास भेजिए ताकि हमें जो है काम करने का मौका मिले। कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट अगर आपके पास हो तो प्लीज रिफर कीजिए, क्योंकि स्टेज 4 के पेशेंट वैसे भी कहीं कुछ उनको है ही नहीं। एटलीस्ट कम से कम हमारे पास हम लोग थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ ठीक है अरशद भाई, ठीक है ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सर आप कौन सा कुछ पपाया ड्रेसिंग आप वही बता पाएंगे? पपाया ड्रेसिंग में जो माहिर हैं मैं मतलब चाहूंगा कि वो जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे भी इल्म में इजाफा होगा उससे। सर 1 मिनट, एक क्वेश्चन है सर। मेरा ना हेडफोन बंद हो गया है और मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों ने इस ग्रुप में शुगर ड्रेसिंग किसे सुना? शुगर शक्कर डालते हैं ड्रेसिंग में जख्म पे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर एक नए सेशन में जुड़ेंगे फिर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू चलिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू अरशद भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने शुगर ड्रेसिंग सुना है? शुगर ड्रेसिंग नहीं सर। हाँ सर, नहीं सर। वो जख्म पे शक्कर डाल के उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, अभी हमने तो नहीं किया लेकिन बड़े बड़े कंसल्टेंट करते हैं और उनका काफी वो साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव है। तो आई डोंट नो, जो एक चीज थी वो आपको बताया मैंने, बाकी आप लोग खुद उसकी स्टडी करो। तो एवरीबडी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से दोपहर का टाइम अभी मुनासिब है। रात का 11 से 12 का टाइमिंग थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है सर्दियों में खासतौर से। मैं आपका एक लेक्चर लूंगा इंशाल्लाह, हो सकता कल या परसों दोपहर में 3 से 4 एक्ने वुल्गारिस पे। ठीक है, एक्ने वुल्गारिस मैनेजमेंट विद यूनानी मेडिसिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। ड्रेसिंग रोज करनी होगी क्या? जी सर ड्रेसिंग रोज करनी होगी? जो ड्रेसिंग करने वाले सर वो तो चले गए। ठीक है, तो हफ्ते में एवरी 3rd डे ड्रेसिंग करना चाहिए, एवरी 3rd डे। थैंक यू।